तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में हम चलेंगे आपके धमाकेदार सीरीज के तीसरे वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले आप सबको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज का यह जो आपका धमाकेदार सीरीज नंबर 3 है, इसमें आपके कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 3 यानी कि पाठ 3 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं, उनकी चर्चा, उनका एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है और कुछ करके आपको बनना है, तो कुछ करके बनने के लिए आपको एक अपना ध्येय, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य अपना आपको निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य पर एकदम अडिग रहना होगा। आपको ये एकदम फैसला करना होगा कि आकाश के तारे चाहे जमी पर बिखर जाएं, मणिक समुद्र में हो, आकाश में चले जाएं, मगर मैं वो शख्स नहीं जो अपने उद्देश्य से मुकर जाए। तो अपने उद्देश्य के लिए आपको एकदम टारगेट बनाकर चलना होगा। और कहा गया है कि अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। कि यदि आपको आदर पाना है लाइफ में ना, तो आपको एकदम कुछ कर गुजरना होगा। जब आप किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे ना, तो जो आपकी आदर है ना, वह अपने आप आपको मिल जाएगी। लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। आइए इन्हीं प्यारी बातों के साथ इस दमदार सेशन की हम शुरुआत करते हैं, जिस सेशन का पहला सवाल है जो कि कह रहा है क्या कि सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना है। सही विकल्प चुनिए। जिसका पहला पार्ट है, कहता है कि ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार गुणांक। देखिए, जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है उसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और जो आयतन प्रसार गुणांक होता है उसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। और इनके मध्य जो संबंध होता है ना, इनके मध्य जो संबंध होता है ना, वह संबंध आपका क्या होता है, 1, 2 और 3 का इनके मध्य अनुपात होता है। यानी कि जो आपका 1 अल्फा होता है वह 2 बीटा के बराबर होता है, और जो आपका यह अल्फा होता है वह 3 गामा के बराबर होता है। तो इनके मध्य का जो अनुपात है वह कितना होगा, आपका 1:2:3। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प है। विकल्प नंबर ब जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, 1:2:3 का बिल्कुल राइट जवाब। अब आइए चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट कह रहा है कि वस्तु ए व बी में वस्तु ए की विशिष्ट उष्मा बी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। देखिए, तो अगर एक एग्जांपल को मैं बताऊं, तो अगर आप धूप में आप क्या कीजिए, एक लकड़ी के टुकड़े को रख दीजिए और एक क्या कर दीजिए, एक लोहे के उतने ही बड़े टुकड़े को रख दीजिए, और देखिए कि कौन सा टुकड़ा जल्दी गर्म होता है। क्या लोहा जल्दी गर्म होता है या लकड़ी? तो आप वहां ये पाएंगे कि लोहा क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो लोहे की विशिष्ट उष्मा है ना, वह कम होगी, और जिस वस्तु की विशिष्ट उष्मा कम होगी वह क्या होगा, वह जल्दी गर्म होगा। तो लोहा आपका जल्दी गर्म होता है, लकड़ी देरी से गर्म होता है। तो लकड़ी की विशिष्ट उष्मा ज्यादा है लोहे के अपेक्षा। तो अब आइए देखते हैं इसके विकल्प को पढ़ते हैं। विकल्प क्या कह रहा है कि वस्तु ए जल्दी गर्म होगी, चूंकि वस्तु ए की विशिष्ट उष्मा बी की तुलना में क्या है, कम है। तो जिसकी कम होगी, ए की क्या है, ए की कम है। इसी सेंटेंस को आप समझ लीजिए, उत्तर आपका बिल्कुल, इसका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अपने आप आ जाएगा। तो ए का क्या है, कम है, और जो इसका कम होगा वह जल्दी गर्म होगा। तो आपका विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि वस्तु ए जल्दी गर्म होगी क्योंकि उसकी विशिष्ट उष्मा क्या है, कम है। अब आइए चलते हैं अगले, इस सेशन के अगले सवाल में। कह रहा है क्या कि नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी अच्छा उष्मा का सुचालक है, जिसमें उष्मा का प्रवाह अच्छे से हो जाए, जल्दी से हो जाए, वह कौन सी वस्तु है? तो वह आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या? वह लोहा है, जिसमें उष्मा का प्रवाह सबसे अच्छे होता है, एस्बेस्टस से भी, कांच से भी और लकड़ी से भी। तो तीसरे के पार्ट को इस प्रकार से कर सकते। पार्ट जो कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी वस्तु, चौथा पार्ट है, नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं में से में उष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता है। निगेटिव पॉइंट को पहचानिए, नहीं हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए, चाय,
पानी, हवा और निर्वात, इनमें से कौन सा है जिसमें नहीं हो सकता है संवहन? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, संवहन की, तो संवहन क्या है? जैसे अगर कोई शिक्षक आपकी कक्षा में पढ़ा रहा है और आप सबसे पिछले बेंच पर बैठे हैं, तो अगर सामने वाले बेंच को वह कॉपी आपका दे देता है, तो सामने वाला पीछे, उसके पीछे वाला उसके पीछे, उसके पीछे वाला उसके पीछे, मतलब इस प्रकार से अगर देता चला आए तो वह कॉपी आप तक पहुंच जाती है। और ऐसा जिसमें एक कण क्या करे, अपनी ऊर्जा को दूसरे कणों तक ट्रांसफर कर दे, वह क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। तो यानी कि ट्रांसफर करने के लिए बीच में कुछ होना चाहिए ना। अब इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर द है, उसमें कह रहा है निर्वात, जहां पे कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, तो जहां पे हवा भी नहीं होगी तो ऊर्जा का ट्रांसफर कहां होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विकल्प नंबर द। आइए देखते हैं इस सेशन के सवाल नंबर दूसरे। तो अगले क्रम में आपका सवाल नंबर 2 है, क्या कहता है? सवाल नंबर 2 जो है आपका कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? हमने बताया था आपको कि ऊष्मा पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ का क्या है, एक गुण है। तो इसमें आप भर लेंगे क्या, कि पदार्थ का गुण है। ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ का क्या है, गुण है। अब अगले क्रम में अगर दूसरे प्रश्न की बात करें हम, तो दूसरा कह रहा है कि किसके अंतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो हमने आपको बताया है कि ज्यादा ताप वस्तु, ज्यादा ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का संचार कहां होता है? कम ताप वाली वस्तु में होता है। यानी कि जब वस्तुओं के बीच तापांतर हो, तो यहां आप भर लेंगे क्या, तापांतर। यहां आप क्या भर लेंगे, तापांतर के कारण या ताप में अंतर के कारण क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके अगले पार्ट 3 जो है कह रहा है कि चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल किसमें होता है? केवल किसमें होता है? ठोसों में होता है। चालन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण है केवल किसमें होता है? ठोसों में होता है। अब अगले क्रम में हम देखें चौथा पार्ट, कह रहा है कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? तो इसमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अगर हम बात करें किसकी, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों की, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां आपका बिल्कुल एयर बिल्कुल वहां पे नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है, फिर भी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं। यानी सूर्य की किरणों को आने के लिए जिस प्रकार से पानी को चलने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से सूर्य की किरणों को चलने के लिए किसी भी पाइप या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे आप क्या भर लेंगे, माध्यम भर लेंगे। इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। अगले क्रम में अगर हम इसके 5वें पार्ट को देखें तो कह रहा है पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा के कारण ताप में बदलाव, क्या ताप में बदलाव नहीं होता है? ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा के कारण ताप में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें आप भर लेंगे क्या, नहीं भर लेंगे। अब अगले क्रम में हम देखें तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का अधिकतम तापमान होता है। तो जो फ़ारेनहाइट पैमाने का जो अधिकतम तापमान होता है वह कितना होता है, कितना होता है, 212, 312 नहीं 212 होता है अधिकतम। और अगर न्यूनतम आपसे पूछे तो न्यूनतम होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका न्यूनतम, और अधिकतम कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 3 को देखें तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, सही जोड़े का मिलान कीजिए। आइए देख लेते हैं सही जोड़े का मिलान। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें ऊष्मा के मात्रक की, तो जो ऊष्मा का मात्रक होता है वह क्या होता है आपका, जूल होता है। लोहा ऊष्मा का क्या है, लोहा ऊष्मा का चालक है, ऊष्मा का सुचालक है। अब परम शून्य तापमान अगर देखें तो किसको कहते हैं, 273 केल्विन को कहते हैं। अब ऊष्मा धारिता क्या होती है, ऊष्मा धारिता क्या होती है, ऊष्मा धारिता आपकी ऊष्मा को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। अब अगर हम बात करें किसकी, थर्मामीटर यंत्र की, थर्मामीटर, ये देखिए ऊष्मा धारण करने की क्षमता यहाँ पे लिखा गया है, क्षमता यहाँ पे होगा आपका
क्षमता। अब अगर हम बात करें अगले थर्मामीटर यंत्र की, तो थर्मामीटर क्या करता है, ऊष्मा का मापन करता है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़े का मिलान कर सकते हैं। अब अगले क्रम में देखिए एक मस्त सा प्यारा सा सवाल है, कह रहा है कि तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम है। इसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी आपको क्या पूछ रहा है, डेल्टा क्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जिसमें विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एस का मान दिया हुआ है। आपको विशिष्ट ऊष्मा एस का मान दिया है 0.909 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए अगर इस सवाल को हम हल करें तो एक हमारे पास सूत्र होता है, कौन सा सूत्र वह होता है हमारा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब देखिए इसमें सबका मान दिया ही हुआ है, आपका m का मान दिया हुआ है, यह 500 दिया हुआ है, तो m के जगह पे हम कितना रख लेंगे, यहाँ पे 500 रख लेंगे। और आपका यस है तो यस की वैल्यू कितनी दी है 0.09, तो s के जगह पे हम 0.09 रख लेंगे। तापमान डेल्टा टी का मान कितना दिया है 40, तो तापमान की जगह पे हम कितना रख लेंगे 40, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, आपका कैलोरी होता है। तो यहाँ ऊष्मा के मात्रक को हम क्या लिख लेंगे, कैलोरी, क्योंकि हमें बताना क्या है, हमें ऊष्मा बतानी है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगले क्रम में सवाल नंबर 5 है, कहता है कि जब दो वस्तुएं जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो, इनको संपर्क में लाया जाता है, तब दोनों वस्तुओं का तापमान समान हो जाता है, क्यों? तो देखिए हमने आपको बताया कि ऊष्मा का संचरण हमेशा कहाँ होता है, ज्यादा ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण हमेशा क्या होता है, ज्यादा ताप से कम ताप की ओर होता है। कोई वस्तु आपके पास ऐसी है जो कि क्या है, ज्यादा गर्म है, और कोई वस्तु आपकी ऐसी है जो कि कम गर्म है या ठंडी है। तो जब इनको आपस में हम संपर्क में लाएंगे तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा कहाँ होगा, ज्यादा ताप से कम ताप की ओर। इधर आपका ऊष्मा का प्रवाह होगा, और यह प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों वस्तुओं की ऊष्माएं क्या हो जाती हैं, समान नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रवाह होगा। तो आइए उत्तर को पढ़िए कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान क्या ना हो जाए, समान न हो जाए। तो इस प्रकार से उत्तर इसका लिख सकते हैं। अगले क्रम में कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा। देखिए मस्त बात है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जैसे अगर किसी भी वस्तु जैसे अगर पानी है, पानी की अवस्था अगर आप परिवर्तन कर दे रहे हैं, जैसे उसको द्रव से आप ठोस के रूप में अगर उसको बना दे रहे हैं, बर्फ जमा दे रहे हैं, तो जितना उसको ऊष्मा की मात्रा आपने दिया है, उसका कुछ ऊष्मा की मात्रा आपकी वेस्ट भी हो गई, कुछ आपकी ऊष्मा की मात्रा क्या हो गई, बर्बाद भी हो गई। और जो पानी से बर्फ को बनाने में, यानी जो पानी की अवस्था थी, उस अवस्था को परिवर्तन करने में जो आपकी ऊष्मा की मात्रा कुछ बर्बाद हो जाती है, वातावरण में चल जाती है, यूजलेस हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आइए परिभाषा को पढ़िए, इसके उत्तर को पढ़िए। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। उस अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या वातावरण में मुक्त हो जाती है, जो हमें पता नहीं चलता, गुप्त रहता है, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 छठा तो हो गया, हाँ। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि निम्न तापमानों को अन्य पैमानों में परिवर्तित कीजिए, जिसमें से आपको 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला क्या है, आपका फार्मूला है आपका F-32 बटे, यहाँ पे अब 312 नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है गलती से, मान लीजिए यह आपका होगा क्या, 212। यहाँ पे क्या होगा आपका 212, तो 212 माइनस 32 बराबर सेंटीग्रेड में अगर इसको बदलना है तो C-0 बटे 100-0, यह आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बारे में अच्छे से लेक्चर क्लास में बताया गया है पूरा, आप वहां से अगर चाहें समय हो तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही
ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, इस सूत्र के आधार पर जिसका जिसका मान है हम सब रख लेते हैं। यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ है हमें कितना, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें एफ का मान दिया हुआ है, तो इस एफ के जगह पे हमने क्या रख लिया, 14। 32 को 32 ही रहने दिया। 212 में से 32 निकलेगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा आपका। सी ऊपर सी, और 100 में से 0 गया तो 100। अब देखिए, इसको अगर हम 20 से काट दें तो 20 पंचे आपका हो जाएगा 100, और अगर 20 से काटें तो 20 नवा आपका हो जाएगा 180। अब ऊपर में क्या बचा, 32 में से 14 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 18, और बड़ा 32 है तो 32 के चिन्ह को लिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे 32 के चिन्ह को अगर लिया जाएगा तो माइनस चिन्ह है 32 का, तो यह आपका हो जाएगा -18। और नीचे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, और ये सी के नीचे कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए 18, 9 एकम 9, 9 दूना आपका होता है 18, और 5 का गुणा जब 2 में हो, बॉर्डर के इस पार जब भेजा जाएगा तो भाग में है, गुणा में आ जाएगा। और जब यह 2 से गुणा कर लेगा तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10। और यह 10 किस में है, चूंकि इसके साथ माइनस चिन्ह है तो यह किस में हो जाएगा आपका माइनस में। और जो आपका आंसर आएगा वह डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अगर बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट इसका क्या कह रहा है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए अभी अभी जो हमने वहां पे फार्मूला पिछले में लिखा था वही फार्मूला है सेम, बस इसमें क्या है, सी का मान दिया हुआ है आपका, जिसमें से सी का मान आपका कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो इस सी के जगह पे हमने 100 रख लिया, बाकी 100 में से यहाँ 0 निकला तो 100, और f माइनस 32 ये रहा आपका, और नीचे आपका इसमें से 32 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए इस 100 से तो ये 100 आपका कट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 180 जो है यहाँ पे 1 हो गया। 180 बॉर्डर के अगर इस पार आएगा तो यहाँ भाग में है, इधर आके किस में हो जाएगा आपका, गुणा में 1 के साथ गुणा कर लेगा तो 180 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा आपका क्या, f माइनस 32। अब फिर से 32 को हम, भाई 32 इसके जाति का है तो इसको हम इसके जाति के पास भेज देते हैं। तो बॉर्डर के जब इस पार आएगा यह, तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में, और 180 से जुड़ करके, 180 से जुड़ करके यह क्या क्या हो जाएगा आपका, 212 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 212 आंसर हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर हम बात करें किसकी, सवाल इसके पार्ट नंबर 3 की, तो पार्ट नंबर 3 जो है आपका क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3 कह रहा है कि 12 केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में। और केल्विन से सेल्सियस में बदलने का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, ये होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 12 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, यानी के का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। आइए इस फार्मूले पर हम क्या करते हैं, इस के जगह पे के मान को रख लेते हैं 12। 273 आपका ऐसे ही रहेगा। 373 में से 273 निकलेगा तो यहाँ 100 बचेगा, 100 में से 0 निकलेगा तो 100 बचेगा। अब इस 100 से इस 100 को हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ आपका सी बचा तो सी को हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ हो गया 12 माइनस 273, तो ये आपका रहा 12 माइनस 273। तो 273 का चिन्ह बड़ा है, हमेशा बड़े का चिन्ह लिया जाता है, तो यहाँ हमने माइनस ले लिया, और 273 में से 12 निकलेगा तो आपका बचेगा क्या, 261 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे चलिए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 8 को। तो जो प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि तांबे के एक तार की लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर है। इसके ताप को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तांबे के लिए आपका जो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अल्फा का मान दिया है। तांबे के लिए जो रेखीय प्रसार गुणांक है यानी कि अल्फा है, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 26 गुणे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न में आपके मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करने में दिक्कत हो गई है यहाँ पे। ये आपका जो मान दिया हुआ है इसको आप सुधार लेंगे। यह है आपका 26 इंटू
10 टू पावर माइनस का 6, 26 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको आप सुधार लेंगे थोड़ा सा ध्यान दे करके। अब आइए इसके हल को देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है तार की लंबाई और दिया हुआ है तापमान पहला और तापमान दूसरा, और आपसे क्या पूछ रहा है, ताप में वृद्धि, तांबे के तार में कितनी वृद्धि होगी, यानी डेल्टा एल का मान पूछ रहा है। अल्फा का मान दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार लेंगे। 26 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 है। अब हमारे पास जो रेखीय प्रसार गुणांक का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, डेल्टा एल बराबर अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अब इसी फार्मूले पर हम सारे मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। डेल्टा एल का मान हमें ज्ञात करना है। अल्फा का मान दिया हुआ है 26 गुणे 10 टू पावर माइनस 6, एल का मान दिया हुआ है 100, और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन यहाँ कितना हो रहा है, T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 का मान कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 माइनस 30 हम यहां से कर लेंगे इसको। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम हल कर लेंगे सिंप्लीफाई करके। 50 में से 30 निकलेगा आपका 20 हो जाएगा, और 20 में अगर हम देखें 100 इंटू 20 को अगर देखें तो इस जीरो को हम इसके साथ भेज देंगे तो यह 1000 हो जाएगा। 2 यहाँ से आपका ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बनाया है। अब 2 का गुणा आपका किस में होगा, 26 में। तो 2 का गुणा 26 में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 52। अब यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर कितना है, 6 है, माइनस 6 है। अब 1000 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर प्लस का कितना, 3। अब यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6 है, यह दोनों जुड़ेंगे तो प्लस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना, माइनस का 3। अब अगले क्रम में अगर इसका हम क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, इसको खोल दें तो 10 टू द पावर माइनस का 3 है, यानी कि जो दशमलव होगा 0 के 3 अंक तक खसकेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 52 है। तो इसमें इसको हम ये 52 है आपका, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 अंक दशमलव खिसकाना है तो 052, इतना हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि आखिर लंबाई में अभिष्ट वृद्धि कितनी की हुई, लंबाई में कितने की वृद्धि हुई, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखिए पहले से जो इसकी लंबाई थी वह कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। तो 100 को हमने यहाँ लिख लिया, और लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल कितना आया, डेल्टा एल हमारे पास यहाँ से कितना आया, 3 अंक पे दशमलव खसका, तो आपका आया कितना, 0.52। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर लिया इसमें, 0.52। तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा 100.052। तो इस प्रकार से आपका 8वां सवाल कंप्लीट होता है। अब अगर हम 9वें सवाल की बात करें तो 9वां सवाल कहता है क्या, कि जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। तो दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कि गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहना। देखिए जल के विशिष्ट उष्मा के ही कारण एक जल का गुण है कि केवल उसका ऊपरी सतह गर्म होता है और जल का जो निचला सतह है वह गर्म नहीं होता, इसलिए स्विमिंग पूल का पानी हमेशा क्या रहता है, आपका ठंडा रहता है। अगला क्या है कि वाष्प उच्च विशिष्ट उष्मा रखता है, उच्च विशिष्ट उष्मा रखता है, इसलिए इसका उपयोग क्या करता है, भाप रेल इंजन बनाने में करता है। यानी कि विशिष्ट उष्मा के ही कारण उसमें इतनी क्षमता होती है कि वह उसके इंजन बनाए जाते हैं जो कि बड़े बड़े टरबाइन चला देते हैं, बड़े बड़े ट्रेन चला देते हैं, जो कि किसका कारण है, जल के महत्तम विशिष्ट उष्मा का। अब जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा के कारण ही चाय व कॉफी क्या होती है, बहुत देर तक गर्म रहती है। तो इसके उत्तर को इस प्रकार से लिख लेंगे। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करना है। तो सबसे पहला चीज आप ये देखिए कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो
ऐसी वस्तु जो कि लंबाई की तुलना में चौड़ाई नगण्य हो। जैसे अगर हम पतली सी छड़ देखें तो पतली सी छड़ क्या होती है, बहुत लंबी होती है और उसके लंबाई के तुलना में चौड़ाई क्या होती है, नगण्य होती है। अगर उसको गर्म किया जाता है तो उसके लंबाई में होने वाला परिवर्तन हो या होने वाला प्रसार, यानी कि जब हम छड़ को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और वही वृद्धि क्या कहलाती है, रेखीय प्रसार कहलाती है। अब रेखीय प्रसार गुणांक की बात करें तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है कि किसी पदार्थ की क्षण का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है, मात्रक इसका जो होता है वह होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से आप रेखीय प्रसार गुणांक को समझ सकते हैं। क्रम में हम देखें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम परिभाषित करें किसको, क्षेत्रीय प्रसार को। तो ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, यानी कि जिसकी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, जैसे एक हम परत कह सकते हैं, एक पतली चकती कह सकते हैं, इसको गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। तो अगर हम परिभाषित करें किसको, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करें तो किसी पदार्थ के पटल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि पटल की क्षेत्रफल के अनुपात को, वृद्धि और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्रम में हम देखें किसको, आयतन प्रसार गुणांक को। तो जो आपका आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार क्या होता है कि ऐसी वस्तु जो आपका आयतन प्रसार है, ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई तीनों हो, उसको गर्म करने पर, जैसे घन या घनाभ, इसको जब गर्म किया जाता है तो उसके किसमें वृद्धि होती है, आयतन में होने वाला प्रसार क्या कहलाता है, आयतन प्रसार कहलाता है। अगर इसको परिभाषित करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड का प्रारंभिक आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, आपका अनुपात क्या कहलाता है, आपका रेखीय प्रसार आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए अगर इसकी परिभाषा को हम बात करें, बनाने की करें, तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कह क्या रहा है कि जब कोई ऐसी वस्तु हो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो, उसको जब गर्म किया जाता है तो उसके किस में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब परिवर्तन और भी फॉर आयतन, तो उसके किस में परिवर्तन होता है, आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और उस आयतन में परिवर्तन और उसके वास्तविक आयतन यानी प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपका आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इसके साथ देखिए इसका जो सूत्र होता है ना, इसके साथ होता है डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी को अगर हम कितना मान लें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, तो किसी भी ऐसी वस्तु जिसका लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसका तापमान अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं तो यहाँ टी का मान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी एक में भी का गुणा होगा तो भी ही हो जाएगा। तो इसका तापमान अगर 1 डिग्री हम सेंटीग्रेड ले लें तो उसके लंबाई में जो वृद्धि होगी और जो उसका आयतन होगा उसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, आपका आयतन प्रसार गुणांक कहलाएगा। इसी प्रकार से तीनों है। देखिए इसकी जो वीडियो लेक्चर है ना, एकदम एक एक बात क्रिस्टल क्लियर आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ समझाया गया है। तो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, आपके पास समय हो तो, क्योंकि सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और बच्चों यह जो आपकी यह पीडीएफ है, जो भी यह सेशन है, यह पूरी तरह से क्या किया गया है, आपके लिए ही मेहनत करके बिल्कुल बनाया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छा हो सके और आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो बिल्कुल मिलती रहे। अगला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को तो आप एकदम मोस्ट लगा ही लीजिए, क्योंकि आपके फिजिक्स के अंदर सवाल मिलेंगे, सिद्ध करने को मिलेंगे। तो
यह भी प्रश्न आपको बिल्कुल आ सकता है। अब यह प्रश्न क्या है कि रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, एक हमारे पास क्या है, वर्ग है। इस प्रकार का एक वर्ग है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और इसको मान लेते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसके लंबाई में ये परिवर्तन हो जाता है, कितना, इसके लंबाई में अल्फा का परिवर्तन हो जाता है। अब अगर हम इसके नए क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें, यानी अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, भाई अगर इस प्रारंभिक इसका पहले का क्षेत्रफल निकालें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1 इंटू 1 बराबर 1 पहले का। अब अगर इसके बढ़े हुए आयतन का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इसके बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, भाई लंबाई कितनी बढ़ी उसकी, 1 प्लस अल्फा बढ़ी, तो इसके लंबाई में वृद्धि, यानी कि सॉरी, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई में भी इतना की वृद्धि हुई, चौड़ाई में भी, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खुलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस सूत्र पर आपका खुल जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब तो अगर हम लंबाई में जो वृद्धि हुई है ना, उस वृद्धि को अगर हम नागण्य मान लें, तो जो आपका, भाई देखिए, अगर मान लेते हैं कि 0.0005 पॉइंट की अगर आपके पास वृद्धि हो गई, तो देखिए अगर इसमें 2 का गुणा करते हैं, अगर आप 2 का गुणा करते हैं तो इसका मान थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अगर इसका आप स्क्वायर करते हैं ना तो इसका मान और ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि दशमलव जो यहाँ पे अब 1 2 3 4 अंक पे है, 4 अंक पे दशमलव है, वह 8 अंक पे चला जाएगा, यानी वह बिल्कुल 0 के ही बराबर हो जाएगा, एकदम नागण्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर को 0 मान लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर को 0 मान लेंगे तो जो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि है वह 2 अल्फा के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब अगर हम इसके ये कह रहा है ना कि क्षेत्रफल क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में हमको संबंध दिखाना है ना, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो जो आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है ना, बीटा का मान होता है क्षेत्रफल में वृद्धि इंटू प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का मान हमने माना है वहां की, हमने तापमान कितना बढ़ाया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी की जगह पे हमने कितना रख लिया, 1, और प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा कितना था, 1 था, प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था, 1 था, और क्षेत्रफल में वृद्धि अभी अभी कितना आया हमारा, 2 अल्फा के बराबर आया, तो इसकी जगह पे हमने रख लिया 2 अल्फा। 1 में 1 का गुणा होगा 1, अब नीचे में 1 रहे या ना रहे, बात बराबर है आपकी, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आपका बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, और अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, यानी कि जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक है वह कितना, 2 गुना होता है किसके, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा के। और यही अगर हम गामा की बात करें तो गामा कितना होता है, गामा का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है 3 गुना होता है। अगर हम गामा को देखें तो गामा किसके बराबर होता है, 2 अल्फा के बराबर होता है। अगर गामा जो होता है 3 अल्फा के बराबर होता है, और जो आपका बीटा होता है वह 2 अल्फा के बराबर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो संबंध होता है ना, 1:2 अनुपात कितने का होता है, 3 का इसका संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके सेशन का आज के सेशन का संपूर्ण सवाल आपका कंप्लीट होता है।